हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाहती है। कंपनी का नाम है एब्राम फूड्स। इसका 24 से 26 जून के बीच में आईपीओ खुलने वाला है और इन्होंने 98 रुपीज़ का फिक्स प्राइस सेट किया है। दैट मीन्स कि मैक्सिमम जो अपनी होल्डिंग है वो रिटेलर्स को देना चाहते हैं। अब यहाँ पे 50% कोटा यूजुअली होता है जो आईपीओ का होता है, वो रिटेलर्स के लिए होता है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ के अंदर में। यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, तो ये जो चना, दाल, आटा, बेसन, ये इन सबको बनाती है और पैकिंग करती है और बेचती है। राइट, खड़ चूरी भी बेचती है और राजस्थान की कंपनी है। और आज के दिन इनकी जो रेंज है जिनमें ये माल अपना बेचते हैं, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, ये जो ऊपर वाला एरिया है, मिडिल वाला जो एरिया है राजस्थान इंडिया का, उसमें बेचने का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कंपनी जो है खुद की जो प्राइस उठाने की कोशिश कर रही है इसके थ्रू, वो है 13 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर जो खुद की वैल्यू लगा रही है वो लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास 93% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ था, आफ्टर द आईपीओ 67% के आसपास में रह जाने वाला है। तो यहाँ पे कम पैसे की कंपनी है, मतलब जो वैल्यू लगाई कंपनी की वो कम ही लगाई गई है और यहाँ पर कंपनी पैसे भी कम ही उठा रही। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी इन पैसों क्या करने वाली है। तो इस आईपीओ को पहले देख लेते हैं कंपनी को, आईपीओ को लेके कौन आ रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कॉर्पोरेट मेकर्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी इस आईपीओ को लेके आ रही है। 2025 में तो अभी तक इनका फर्स्ट आईपीओ, 2024 में भी कोई आईपीओ इनका लाया हुआ दिख नहीं रहा है। दैट्स ओके। अब थोड़ा सा हम इनकी आरएचपी को भी देख लेते हैं कि आरएचपी में कंपनी क्या बोल रही है। तो लेट्स सी कि अब इस कंपनी को आज के दिन चला कौन रहा है। तो ब्रिजभूषण जी इनके इस कंपनी को चला रहे हैं आज के दिन, और मोना सिंघल और अर्पित गुप्ता भी इस कंपनी के आज के दिन मेनली प्रमोटर हैं। अभी जो पैसे उठा रही है उनमें से 4 करोड़ रुपए तो एक कंपनी बोल रही है कि हम और मशीनरी वगैरह लगाने वाले हैं, उसमें खर्च करेंगे। 6.75 करोड़ रुपए जो है हम लोग, जो हमारा ऑलरेडी जो काम चल रहा है या फिर जो काम बढ़ने वाला है उसमें पैसा खर्च करने वाले हैं। और बाकी जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में खर्च होने वाला है, जैसे आईपीओ लेके आने में एंड ऑल दैट, जो कागजी कार्रवाई होती है सब कुछ उसमें। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा केसेस वगैरह आज के दिन नहीं चल रहे। कंपनी ने ज़रूर यहाँ पर 5 क्रिमिनल केसेस वगैरह कर रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो माल है वो कहाँ से बिक रहा है, कहाँ से उठ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी जो माल खरीदती है वो इन कुछ कंपनियों से यहाँ पर आज के दिन खरीदती है। अब यूजुअली कंपनी का माल क्या होगा, जो कि सीधा जो खेतों से जो माल उगता है, जैसे चना कंपनी का मेन प्रोडक्ट है, तो चना जो है कंपनी इन कंपनियों से खरीदती है आज के दिन। अब यूजुअली कंपनी क्या कर रही है, एब्राम उद्योग देख रहे हो, एब्राम बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनियों से अपना माल खरीद रही है। राइट, चना हो गया या फिर जो भी रॉ मटेरियल। तो कंपनी क्या कर रही है, अपनी ही कंपनियों को पहले कहीं, जैसे अब चना का होता है, चना किसान जाके मंडी में बेचता है, फिर मंडी से ये कंपनियां क्या कर रही है, ये पर्टिकुलर जो इस कंपनी के प्रमोटर लोग वो क्या करते हैं, अपनी दूसरी कंपनियों को बोलते हैं मंडी से जाओ माल लाओ, और फिर ये जो कंपनी है आईपीओ लेके आ रही है ये अपनी उस पर्टिकुलर दूसरी कंपनी से माल खरीद लेती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक ही माल के लिए 3-4 कंपनियों के अंदर में रेवेन्यू दिख गया, रेवेन्यू सेल और दोनों दिख गई। तो उनका भी क्या, रेवेन्यू सेल दोनों बढ़ गया। राइट, और प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट ये बचाएंगे नहीं बीच में। तो यहाँ पर रेवेन्यू दिया जाए तो कल को आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठा सकती है इनकी जो सब्सिडी, जबकि एक्चुअली यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये एक्चुअली घुमाव जो होता है ये चलता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो करती हैं। और ये प्रमोटर जो इस टाइप के होते हैं उनसे मैं यूजुअली मैं कहता हूँ कि इन प्रमोटर से थोड़ा ध्यान से इनके साथ में डील करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इस कंपनी को ये आईपीओ जो लेके आ रहे हैं उसमें कुछ वैल्यू छोड़ी है हमारे लिए या नहीं छोड़ी है। तो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये सेल ऑफ गुड्स, अब कंपनी ने अपना माल जो है अपनी ही दूसरी कंपनी को भी यहाँ पे अच्छा खासा बेचा हुआ, अंशुमन वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वेयर हाउसिंग का काम करती है। ऑफ कोर्स फाइन, बट स्टिल। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। तो 2009 में इसकी शुरुआत हो गई थी, फिर 2012 में इन्होंने ये जो माइलस्टोन्स वगैरह 12, 14, 16, 23, 24, ये कुछ इन्होंने जो हैं वो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जो कि अपने माइलस्टोन्स मान रहे हैं कि ये हमारे माइलस्टोन्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की कोई आज के दिन होल्डिंग कंपनी नहीं है, और यहाँ पर कोई ज़्यादा इनकी अंडरटेकिंग एक्विजिशंस एमलगमेशन भी नहीं दिख रहे हैं, और इनकी सब्सिडरी वगैरह भी आज के दिन नहीं देखने को मिल रही है। ब्रिजभूषण जी के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मेनली इस कंपनी को यही चला रहे हैं। दूसरा, ब्रिजभूषण के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो लगभग 7.5 लाख रुपए साल की सैलरी इस कंपनी से लेने वाले हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। और पिछले साल 2 लाख की इन्होंने सैलरी ली पूरे साल में। सो कुछ इनका ही बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस के लिए, तो वो एब्राम फूड्स के नाम पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंडिया ओन्ड है, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस एज ए प्ले करता है। दूसरी चीज़, ये फैक्ट्री जो है
ये इन्होंने रेंट पे ले रखी है उमा उद्योग से। दूसरी ब्रिजभूषण जी के नाम से भी एक प्रॉपर्टी है जो कि इन्होंने रेंट पे दे रखी है अपनी कंपनी को सस्ते में। नेक्स्ट, ये काफ़ी सारे ट्रेडमार्क्स हैं इस कंपनी के नाम पे, खेरली वाला। एंड खेरली वाला एक ठीक ठाक जाना माना नाम है वैसे देखा जाए तो, काफ़ी प्रोडक्ट्स इनके देखे हैं मैंने भी। तो इनके जो ट्रेडमार्क्स हैं ये रजिस्टर्ड हैं आज के दिन, काफ़ी सारे ट्रेडमार्क्स इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं आज के दिन, जिनको आप लोग आराम से देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपनी में आज के दिन 18 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं परमानेंट, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर में भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हुए दिख, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो जितनी बड़ी कंपनी की जिस हिसाब से दिखाया गया कि इतना हमारा बिजनेस है, इतना हमारा बिजनेस है, उसके हिसाब से 18 एम्प्लॉयज़ इज़ ए वेरी लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी जो माल बनाती है, जैसे उसमें रॉक सॉल्ट वगैरह सब कुछ कंपनी बेचती है, तो वो कैसे खरीदती है उसका प्रोसीजर यहाँ पे समझाया गया है। ट्रेडिंग ऑफ खड़ जो होती है वो भैंस गाय को दी जाती है ताकि दूध बढ़े, तो वो कैसे प्रोसेस होता है, तो ये सब इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे लोडिंग अनलोडिंग वगैरह सब कुछ होती है। यहाँ पर जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट है पल्सेस, आटा, स्पाइसेस, तो उनकी कितनी कैपेसिटी है और यहाँ पर कितना वो परसेंटेज के ऊपर में आज के दिन काम कर रही हैं। तो पल्सेस तो है 99% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, स्पाइसेस 1% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और फ्लोर जो है 70% की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो दैट्स ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये जो कंपनी है ये बेचती है आज के दिन। प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग में मेनली कंपनी है आज के दिन काम कर रही है। ओके, तो यहाँ से इन्होंने अब दिखाया कि हमारे पास में माल कैसे आता है, फार्मर उगाता है, वो मंडी में बेचता है, फिर फैक्ट्री में आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचता है, फिर कंज्यूमर तक पहुँचता है। ये सीधी सी सबको पता है खेल कैसे चलता है। नेक्स्ट, वही ये कंपनी सेम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी देखने वाला कंपनी का जो टॉप सिंगल कस्टमर है उससे कंपनी का 2025 के अंदर में 44% रेवेन्यू आया है। दैट्स ए रेड सिग्नल ओवर हियर। पिछले साल जो कंपनी का टॉप सिंगल कस्टमर से जो है 20% का ही रेवेन्यू आया था, और बाकी जो कस्टमर नंबर 2 है उसका सेम सही रेवेन्यू आया है। यूजुअली क्या होता है इस टाइप के बिजनेसेस के अंदर जो कस्टमर्स होते हैं कंपनी के वो फिक्स होते हैं, राइट। आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो फिक्स है, राइट। आपको जो पता है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में वो डिस्ट्रीब्यूटर वो माल बेचेगा मेरा, वो सबसे फिक्स है। तो उनका माल जो है उनको अगर पसंद आता है, माल ज़्यादा बिकता है, तो वो और ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखने वाला नंबर 2 जो कस्टमर है उसका तो माल यहाँ पर कंसिस्टेंट है। नंबर 3 का जो कस्टमर है उसका भी यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर 4 का जो है उसका भी यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, बट सिंगल कस्टमर का जो है यहाँ पर 28 करोड़ रुपीज़ का माल बिक गया, जबकि उसका पिछले साल जो है 787 करोड़ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कस्टमर जो है वो एक ही है, हो सकता है दूसरा हो, बट पॉइंट ये है कि एक कस्टमर से इतना बड़ा ऑर्डर, वो भी अचानक से, वो भी आईपीओ ईयर के अंदर में आना, एक कोइंसिडेंस है या फिर सोची समझी सेल है। तो वो एक बड़ा सवाल इसके ऊपर में अगेन लगता है। अभी ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, अगेन उसके ऊपर में यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि बाहर से अंदर से सब कुछ फोटोज आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। कंपनी का जो सबसे ज़्यादा माल आज के दिन बिक रहा है वो चना दाल बिक रही है। तो कंपनी का एक ही बंदे के पास में माल बिका है इस साल, और उसमें भी 54% सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बिका है। ज़्यादातर मेल एक ही बिका, वो भी चना और चना दाल, राइट। और चना और चना दाल को बेचना मार्जिन के ऊपर में, नॉर्मल मार्जिन के ऊपर में बहुत आसान काम है। कंपनी ने अपने मार्जिन घटा दिए होंगे एंड यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पे माल निकाला है। तो अब ये कैसे हुआ है ये कंपनी जाने और कंपनी के दूसरे लोग जाने। अब यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट मेरे को देखने मिला, कंपनी ने यहाँ पर ठीक ठाक ऑडिटर्स चेंज किए हैं काफ़ी, और रिज़ाइन भी मारा। एक ऑडिटर ने तो रिज़ाइन भी यहाँ पर मार रखा है, एंड उसका भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो ऑडिटर्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंपनी पिछले 3 सालों के अंदर में बदलाव किए हैं। दैट्स अगेन ए वेरी नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कंपनी में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है आज के दिन, और उस बाद में कंपेयर करके भी देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपेरिजन में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखने वाले सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी में कितना पैसा वगैरह लगा हुआ है। तो 17 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं, जबकि पिछले साल जो है 10 करोड़ रुपए ही इस कंपनी में टोटल लगे हुए थे। इस साल जो है अचानक से 7 करोड़ रुपए बढ़ गए, जबकि प्रॉफिट कंपनी के कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लगभग 3 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है कंपनी की 3 करोड़ रुपए से बढ़ना चाहिए था, बट कंपनी ने ठीक ठाक यहाँ पर लोन वगैरह लेकर के काम किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ट्रेड रिसीवेबल और सारा का सारा माल जो कंपनी ने बेचा है, पहले पिछले साल पिछले साल है उसमें 4 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल था, 3 करोड़ का, और अभी सीधे ही 9 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल था। फिर से अगेन कंपनी का माल को पुश किया गया है, आईपीओ ईयर के अंदर में बेचने की ज़्यादा पुश करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे जो पैसा कंपनी के अंदर में आया है मेनली शेयर होल्डिंग का आया है, और दूसरा माल जो है
ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया एंड ये हो गया 20, 8, 16। तो यहाँ पर कहाँ से मेनली पैसा उठाया गया, तो एक तो यहाँ से उठाया गया है, दूसरा एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में पैसा डाल दिया गया है, और एक यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स ने और पैसा डाला है इक्विटी के अंदर में, वहाँ से पैसा है। तो लोन से नहीं है पैसा ज़्यादा, लोन पे ज़्यादा पैसा नहीं आया है। ट्रेड पेएबल्स में भी ठीक ठाक ही निकला है। तो कंपनी ने खुद ने डाला है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 करोड़ रुपए कहीं और से लिया है। तो 4 करोड़ से कंपनी ने ट्रेड जो है कंपनी ने बैलेंस शीट को बढ़ाने की कोशिश की ताकि जो वैल्यूएशन है 50 करोड़ के आसपास की लगाने की वो ठीक ठाक लगने को मिले। नेक्स्ट कंपनी का रेवेन्यू जो है 33, 36 और सीधा ही 64। अब यहाँ पे अगेन राइट देखिए लाइन में नहीं है माल। अगेन यहाँ पर हो जाता 40 करोड़, हो जाता 45 हो जाता हाईएस्ट, बट 64 करोड़ नॉट इन द लाइन। तो यहाँ पर अगेन प्रॉफिट्स जो है अगेन कंपनी का प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक बढ़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ गया। अब देख लेते हैं कि कंपनी का यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में कंपनी की हालत अगेन ख़राब है एंड नेट ऑपरेटिंग यहाँ पे 67 लाख है। अब आपको एक दिमाग और लगाना है कि आपको यहाँ पर भी एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी ने जो माल बेचा है उसको इसमें एक्सपेंसेस जो हैं इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। आप पॉज करके फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको एक क्लू मिल जाएगा कंपनी ने कैसे पुश करने की कोशिश की, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट कैश फ्लो ऑल राइट। अब थोड़ा सा कंपैरिजन में करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो कंपनी ने यहाँ पर जो कमाई इस साल की है उसके हिसाब से तो हम कंपैरिजन ऑफ कोर्स ही बात है नहीं करेंगे, बट हम लोग अगर मान के चलेते हैं कि पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ किया है तो इस साल 1.5 करोड़ कंपनी कर लेगी। तो 1.5 करोड़ के हिसाब से हम पी रेशियो निकाल के और उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सो 1.5 करोड़ के हिसाब से 50 करोड़ की इसने वैल्यू लगाई है लगभग। अब एक्चुअल वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्या वैल्यू निकाल के इन्होंने अभी तक की नहीं है ऐड। 50 लाख इनके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले हैं, 100 का है तो यहाँ पे 50 करोड़। तो 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 1.5 लाख तो 50 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट्स कितना 33। तो 33 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर कौन सी कंपनी, हॉक फूड्स इंडिया, ये भी कंपनी जो है ये सिमिलर साइज सेम साइज काम करती है। तो इसका 32 का है एंड इसका है कॉन्टिल का 17 का और इसका अभी तक कमाई नहीं कर रही है। तो अब ये कंपनी जो है इसका लेवल के ऊपर में बैठी हुई, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसका भी एक बार ग्रोथ देख लेते हैं ग्रोथ कैसा है। तो 2025 का इसका रिजल्ट में भी ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को मिली और ठीक ठाक मार्जिन हैं एंड एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट। सो इसके साथ में हम लोग ठीक ठाक कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इसके मुकाबले भी लिस्टेड कंपनी के मुकाबले भी इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो हमारे जो नेट प्रॉफिट जो हमने माना है उसके हिसाब से ज़्यादा लगाई है। दूसरा पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं राइट, तो नेटवर्थ इज 8 करोड़ और 13 करोड़ रुपए और चले जाएंगे तो खर्चा वर्चा निकाल के 20 करोड़ मान लो और 2.5 का पीबी रेशियो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका 7 का है और इसका 3 का है और इसका 0.82 का है। सो वैल्यू जो पीबी रेशियो वाइज ठीक लगाई है, पी रेशियो वाइज इन्होंने थोड़ी सी चाल की है ऐसा नज़र आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो अब मेरा जो व्यू बन रहा है कंपनी की जो वैल्यू है मेरी नज़रों के अंदर में हिसाब से 30 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए। तो इनका जो शेयर प्राइस है 90 नहीं होना चाहिए कायदे से, 60-70 के आसपास में होना चाहिए राइट। 60-70 के आसपास का अगर प्राइस होता है तो वो ठीक है कंपनी के हिसाब से, उसके ज़्यादा तो ज़्यादा ही है। बाकी कंपनी को इनिशियल पुश जो है आईपीओ में देखने को मिल सकता है, उसके लिए आप लिस्टिंग गेन के लिए एक बार जीएमपी पे नज़र रखें। मोर देन 50-60% अगर जीएमपी रहता है इस कंपनी का तो लिस्टिंग गेन के बारे में सोचें, अदरवाइज बेटर स्टे अवे। एंड बाकी आप आईपीओ स्ट्रेटेजी का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने दूसरे वीडियो में समझाई हुई है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।